करते हैं बिहार की खबर पर, बिहार के महासंग्राम पर और जिला जिला बिहार पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक बड़ी खबर जो आज आ सकती है वो ये है कि जो आने वाली है, आ सकती है जो आएगी अब से कुछ ही देर में, वो ये है कि जो एनडीए में सीटों का बंटवारा है आज उसका फाइनली ऐलान हो जाएगा। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता राजेश राज भी बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। राजेश के पास भी चलेंगे, पहले रामकृपाल जी कैसे आप देखते हैं? अभी कुछ ही देर में खबर आने वाली है एनडीए में सीटों का बंटवारा, हालांकि 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राजेश वहां तैनात है। क्या अभी भी लगता है कुछ आखिरी जो चीजें हैं या आखिरी कुछ जो कहते हैं कि हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ अड़ जाती है, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं क्या? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो अभी डिसीजंस क्या होंगे, फाइनल शेप क्या लेता है, बिहार में कितने गुट लड़ रहे हैं, कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं, उसमें कितनी नाराजगी या कितनी एकता है, ये सब देखिए अभी थोड़ा सा, जैसे एनडीए का जब सीट बंटवारा आ जाएगा उसके बाद लोगों के रिएक्शन, अगर सब सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका भी एक कयास होगा कि किस कौन। ऐसे ही अभी एनसीपी और मुलायम जी का है, उधर ओवैसी ने कहा है कि वो सीमांचल में लड़ेंगे। तो देखिए, जब तक ये सारी चीजें शेप नहीं ले लेती हैं तब तक थोड़ा सा एक दुविधा की स्थिति रहेगी। इसलिए कोई फोरकास्ट करना, किसी तरह का जो सर्वे इसके पहले के आ रहे हैं उनके आधार पर भी कोई खास बात या कोई बिल्कुल सटीक विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दो जो है, एक जिसको कह लीजिए कि एनडीए, और एक तरह से जो थर्ड फ्रंट है या वो तमाम जिसको आप कहिए नीतीश लालू नहीं, हाँ। सिर्फ नीतीश लालू नहीं है, हाँ। उसमें कांग्रेस भी है, बहुत सारे पार्टीज हैं, तो देवगौड़ा और मतलब कहने के लिए तो बहुत सारी पार्टीज हैं। तो जब ये पता चल जाएगा उसमें से कौन रूठा कौन मनाया, फाइनली कौन को लड़ने जा रहा है, उसके बाद ही हम कुछ एग्जैक्टली उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। उसके पहले तो सबसे पहले अभी तो एनडीए का आना चाहिए, जिसको लेकर के बहुत कयास लग रहे हैं कि मांझी जी क्या कहेंगे, पासवान जी संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे। फाइनल सब मोदी जी पे छोड़ दिया गया, अमित शाह पे छोड़ दिया गया है। तो अभी मुझे लगता है कि जब ब्रीफिंग हो जाएगी तो बहुत कुछ थोड़ी देर तो साफ हो जाएगा। और हो सकता है कि दूसरा मोर्चा भी हो, क्योंकि सब ये देखते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है। फिर उसी हिसाब से जब कैंडिडेट एक का अनाउंस होता है तो दूसरा रणनीति बनाता है कि इस कैंडिडेट को मेरा कौन सा कैंडिडेट हरा सकता है। लेकिन अब रामकृपाल जी बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि नहीं, तारीखों का मैं वैसे बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी के सामने दिक्कत अब आपको बहुत समय आपके पास बचा नहीं है, आपको रोज नई नई खबरें मिलेंगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होंगे और डिसीजंस के लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर सब मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार फिर राजेश के पास चलते हैं। राजेश बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। राजेश, हम पहले आपसे बात कर रहे थे, 6:30 बजे का अनुमान था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थोड़ा समय लग रहा है, कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या कुछ चल रहा है अभी, क्या हलचल है बीजेपी हेडक्वार्टर पर और क्या कुछ हम अभी आकलन लगाएं? देखिए अशोक, जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो निश्चित रूप से 6:30 बजे का जो समय था वो मुकर्रर था, लेकिन चूंकि इतने बड़े गठबंधन का ऐलान होना है, जो घटक दल के साथी हैं उनके लिए सीटों का आवंटन किया जाना है, बंटवारा होना है, तो निश्चित रूप से कई तकनीकी पक्ष भी होते हैं जिन पर निर्णय करना होता है, कई कागजी पहलू भी होते हैं जिनको भी सामने रखकर बहुत सारे निर्णय जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जाता है। तो जो मोटे तौर पर समझा जा सकता है कि कुछ तकनीकी और कागजी जो काम जो हैं वो बचे पड़े हैं, उनको निपटाए जाने की वजह से थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो विलंब हो रही है। और जैसा कि मतलब ये भी समझा जा सकता है कि यह निर्णय की आखिरी घड़ी है और जब तक किसी भी चीज़ का ऐलान ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो छूटी हुई रहती हैं और उन चीज़ों को जोड़कर नई चीज़ें जो हैं उसको सामने लाने की कवायद होती है। तो बहरहाल तमाम लोगों को, पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है कि बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम नेता आएंगे और प्रेस को ब्रीफ करेंगे। राजेश, बहुत संक्षेप में, हम इससे पहले गया और गोपालगंज की बात करें, क्या अभी बैठकों का सिलसिला चल रहा है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी अभी बैठक चल रही है, क्या खबर है आपके पास?
देखिए, बैठक जो है वो सुबह से चल रही थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के आला नेता हैं, तमाम जो बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री हैं और घटक दल के जितने बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों की बैठकें जो हैं वो शाम 5 बजे तक चलती रही हैं। लेकिन अब आखिरी क्षण में बैठकों का दौर बिल्कुल खत्म हो चला है। लेकिन कुछ जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो तकनीकी पक्ष है, उन तकनीकी पक्षों को निपटाने और उन्हें फिर से एकोमोडेट करने की जो बात की जा रही है, उसके तहत थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलंब हो रहा है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और गठबंधन जो है उस गठबंधन का ऐलान किया जाएगा और उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि घटक दलों को कितनी सीटें दी जा रही हैं और किस तरीके से एनडीए बिहार में महागठबंधन के मुकाबले अपने को खड़ा पाएगा। जी राजेश, आप बने रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। जाहिर तौर पर जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। लेकिन इससे पहले हम बढ़ते हैं, अपने जिला बिहार की बात कर लें। इससे जब तक कि बीजेपी अपने सीटों के बंटवारे को, एनडीए अपने सीटों के बंटवारे को फाइनल कर रही है, तब तक हम जिला बिहार की बात करते हैं। और जिला बिहार में सबसे पहले आज आपको ले चलते हैं गया की बात करते हैं। झारखंड की सीमा पर बसा ये जिला राजनीतिक रूप से काफी जागरूक रहा है। आइए देखते हैं क्या है स्थिति गया की। बिहार का गया जिला बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा हुआ है। इस जिले के दोनों सिरों पर जुड़ी हुई पहाड़ों की पूरी श्रृंखला एक तरफ झारखंड को जोड़ती है तो दूसरी ओर कैमूर की पहाड़ियों तक आगे बढ़ती हुई सोनभद्र और छत्तीसगढ़ से आगे तक चली जाती है। मौर्य काल में गया एक महत्वपूर्ण शहर था। इस जिले में खुदाई के दौरान सम्राट अशोक से संबंधित आदेश पत्र पाया गया है। ये जिला विश्व के 2 बड़े धर्मों का भी महत्वपूर्ण तीर्थ है। एक तरफ यहाँ हिंदू धर्म के मानने वाले लोग फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने आते हैं तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी यह पवित्र स्थान है। भगवान बुद्ध को इसी जिले में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 630 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने इस शहर की यात्रा की थी और इस शहर को काफी समृद्ध पाया था। इस जिले में लोगों का मुख्य पेशा खेती है। पूरे जिले में गरीबी पसरी हुई है। अधिकतर लोग भूमिहीन मजदूर हैं। कई इलाकों में अभी भी सिंचाई के साधन न होने से आजीविका और बेहतर जीवन के लिए लोग पलायन को मजबूर हैं। राजनीतिक रूप से भी ये जिला बहुत ही जागरूक रहा है। ये जिला नक्सल आंदोलन का भी गवाह रहा है। साथ ही बिहार में जातीय सेनाओं के टकराव के दौर में इस जिले ने जाति के आधार पर नरसंहार भी देखे हैं। आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में गया लोकसभा क्षेत्र से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। हालांकि बाद में 3 टर्म तक कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके बाद एक बार फिर से समाजवादियों ने मजबूती से वापसी की। 1998 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 1998 के बाद से लेकर अब तक हुए तमाम आम चुनावों में सिर्फ 2004 में हुए आम चुनाव को छोड़ दिया जाए तो अब तक भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर आपने गया क्या, हमने हमारी रिपोर्ट देखी और गया की अगर आंकड़ों के हिसाब से गया की जो राजनीतिक तस्वीर है, जो पॉलिटिकल पिक्चर है, उसको समझने की कोशिश करता है कि गया की जो पॉलिटिकल तस्वीर है, आंकड़े हैं, वो हम क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आंकड़े होंगे। देखिए, कुल आबादी अगर देखें तो वहां पर 43,91,000 वहां की कुल आबादी है, जिसमें शहरी आबादी 13.24% है। ये देखिए कुल आबादी आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 43,91,000, जिसमें 43,91,000, जिसमें शहरी आबादी सिर्फ 13.24% है। कुल मतदाताओं की बात करें तो 25 लाख वोटर हैं गया जिले में, जिसमें 13,33,000 पुरुष हैं, 11,90,000 महिलाओं की संख्या है। ये वहां के जो वोटर हैं गया जिले के, ये उनकी तस्वीर है, वोटरों की संख्या। कुल विधानसभा सीटें तो 10 हैं। गुरुआ इसमें महत्वपूर्ण सीट है, शेरघाटी 10 सीटों में, इमामगंज सुरक्षित सीट है ये गया जिले की, और बाराचट्टी ये भी सुरक्षित सीट है। बोध गया की सुरक्षित सीट है, ये भी गया टाउन की सीट है इन 10 सीटों में। टेकारी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, बेलागंज और अतरी, वजीरगंज, ये 10 कुल मिलाकर सीटें हैं गया जिले में।
और ये 10 विधानसभा सीटें, और विधानसभा चुनाव 2010 में देखें तो इन 10 में से 5 सीटें नीतीश कुमार को यानी कि जेडीयू को, 4 सीटें भाजपा को और 1 आरजेडी को मिली थी, लालू यादव को। आप समझ सकते हैं 10 में से 9 सीटें जो भाजपा और साथ साथ गठबंधन था जेडीयू का उसको मिली थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में देखें तो 9 सीटों पर बढ़त बनाई थी बीजेपी ने, 1 सीट पर आरजेडी ने। तो यहां पर कुल मिलाकर 2014 की बात करें तो सुपड़ा एक तरह से साफ हो गया था नीतीश कुमार का। तो ये स्थिति थी 2014 लोकसभा चुनावों में। सीधे इस वक्त हम अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास चलते हैं जो गया में मौजूद है, और इन आंकड़ों को अगर देखें शैलेंद्र, 2014 के चुनाव को बहुत वक्त नहीं हुआ है, करीब करीब 1.25 साल से कुछ थोड़ा वक्त कह सकते हैं। क्या अभी भी इस तरह की स्थिति है वहां पर? अगर आप घूम रहे हैं तमाम बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन क्या स्थिति इस वक्त जो है वो वहां की तस्वीर क्या कहती है? देखिए अशोक, बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो यही लगता है, हमने जब उनसे बात की तो वो इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे कि जो लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार स्थिति रही है कमोबेश वही स्थिति रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि समीकरण बदलते हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की ओर देखें, तब जब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था उस वक्त भी उस गठबंधन को 9 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बीजेपी अपने दम पर 9 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी थी। तो ऐसे में बीजेपी बहुत आश्वस्त है इस बात को लेकर कि अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ वो जो है बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन हम जानते हैं कि कई अहम सीटें हैं इस गया लोकसभा में जो सीटें आती हैं गया जिले में। इसमें इमामगंज आता है जहां पर उदय चौधरी हैं, आप जानते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एक तरह से जीतन राम मांझी ने संकेत दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर कीमत पर उन्हें हराना चाहते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प होगा, चूंकि एक आप अगर गया टाउन विधानसभा की बात करें, प्रेम कुमार जो पहले पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है, लंबे समय से वो विधायक रहे हैं, वो उनकी एक तरह से परंपरागत सीट मानी जाती है। तो इस तरह से बीजेपी के गढ़ वाले कई विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन देखना होगा कि समीकरण किस तरह बनता है, चूंकि अगर आप आरजेडी के नेताओं से बात करें या आम जनता से बात करें तो आम जनता मुद्दों की ज़्यादा बात करती है। अभी वो इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रही है कि वो किसे मतदान करने वाली है, किसको वोट देने वाली है। लिहाजा देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में स्थितियाँ किस तरह बनती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं बिल्कुल आश्वस्त है इस बात को लेकर कि फिलहाल समर्थन उनकी तरफ है और जो हवा है वो उनकी तरफ है। जी शैलेंद्र, आपने जनता की बात करी, जाहिर तौर पे जनता के सामने अभी तो जो उसके पास सामने जो विकल्प हैं वो भी सामने नहीं आए, क्योंकि अभी टिकटों का बंटवारा होना, उसके बाद जनता जरूर तय करेगी किसको वोट देना है, क्या करना है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जनता की, दरअसल जनता के मुद्दे जो हैं वो क्या है और जनता इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहती है, सुन लेते हैं। पढ़ाई करते हैं लेकिन उस मुताबिक रोज़गार नहीं मिल पाता है, इसी कारण हम लोग मतलब वैकेंसी सब भरते रहते हैं कि कहीं मतलब लग जाए नौकरी से। गया विधानसभा भी बहुत पिछड़ा हुआ नजर आती है। हमारे तत्काल बेरोजगारी, जो कि हम लोग को नौकरी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। विकास की रफ्तार वो नहीं है जो होना चाहिए था। समस्या है कि माने सही वक्त पर कोई काम में होता नहीं है, जैसे ऑफिस वगैरह में कोई काम अस्थिर से होता नहीं है, बहुत विलम्ब लगता है, लेट होता है, बार बार जनता जनार्दन को दौड़ना पड़ता है। जहाँ नए नए क्षेत्र जो है वो जगह अभी नाली की व्यवस्था नहीं हुई है, और उसको बनाए भी तो इस तरह के ढंग से बनाए कि सबके घर में ही पानी जा रही है। पानी का जो है सो व्यवस्था हर एरिया में अलग अलग है, जैसे कुछ एरिया में बढ़िया से मिलता है, कुछ एरिया में बढ़िया से नहीं मिलता। बोधगया का विकास होना चाहिए, जो भी जैसे कहीं भी रोड बनने का रुका पड़ा है और बनना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ठहरने का पड़ाव होना चाहिए गाड़ी का, उस मुद्दा पर काम होना चाहिए कि ताकि ये सब दुकान जो बंद है वो चल सके, विकास हो सके। बहुत सारा दुकान यहाँ बंद हुआ है। ये जनता के मुद्दे थे। रामकृपाल जी, सबसे बड़ा जो युवाओं का हम अब देख रहे थे, सबसे बड़ा उनका जो दुख था वो ये था कि हम पढ़ लिख रहे हैं लेकिन नौकरी के अवसर नहीं है। और जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा, बहुत से युवाओं को पलायन करना पड़ता है, बिहार से पूरे देश में लोग युवा जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव। देखिए, आपके संवाददाता ने एक अच्छा काम किया है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को, और डिफरेंट यूथ है उसमें अधेड़ उम्र के भी लोग हैं और
हर तरह के लोगों को लेने की कोशिश की है, लेकिन 3 चीज़ें उसमें रिमार्केबल हैं। नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आ रहा है बेरोजगारी, नंबर 2 पे आ रहा है करप्शन जी, जो कहते हैं, बल्कि नंबर 2 पे आप यूँ रख लीजिए कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और नंबर 3 पे करप्शन है। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूं, अभी एक सर्वे में पढ़ रहा था और मैंने उस देखा अभी तक कल परसों में जैसे सर्वे आए हैं, उस सर्वे में सड़क के लिए 40% लोगों ने अच्छा काम कहा है, लेकिन जब विकास की बात आई तो उन लोगों ने सिर्फ 5% दिया। मतलब इसका मतलब आप ये समझिए सिर्फ सड़क बनाना वो विकास नहीं है। और आप जानते हैं जो नेगेटिव चीजें थी कि क्या क्या महत्वपूर्ण है मुद्दे, उसमें 2 मुद्दे उभर के आए थे जिसमें 40% मिला था कि 40% जो ये चीज है बेरोजगारी और सेकंड करप्शन। तो अब आप देखिए अभी जो मिक्स्ड है इसमें कहीं भी आपने देखा कि या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बेरोजगारी की बात है, और एक ने कहा कि काम नहीं होता है, आप दौड़ना पड़ता है। तो सीधे सीधे वो मतलब एक तरह से करप्शन की तरफ इशारा कर रहा है। इनमें से किसी ने भी अब तक न तो जातीयता की बात की, न सांप्रदायिकता की बात की, न क्षेत्रीयता की बात की जी। और मैं यही नहीं देख रहा हूँ, किसी भी वोटर से बात कर लीजिए तो एक तरह का, मैं आज बात कह रहा हूँ, मैं तो किसी पार्टी की बात मत लीजिएगा इसमें, जो लीडरशिप है या जो भावी लीडरशिप भी जो दिख रही है, मुझे लगता है कहीं डिसकनेक्ट है। लीडरशिप अभी भी 60s, 65, 70s का वोटर समझ रही है, जबकि ये यूथ जो है, देखिए आपने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में मैं था, किसी एक ने भी सिवाय विकास जी बेरोजगारी नहीं, लेकिन राम कुमार जी लोग ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं क्यों आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मतदाता है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, चुनाव से पहले वो तमाम मुद्दों की बात करता रहता है, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तब वो अंदर जब पहुंचता है पोलिंग बूथ पे तब उसको लगता है कि भाई मेरा आदमी है, मेरी जात का है, इसको क्या ये चीज बदली है आपको लगता है? आप अभी जो आंकड़े दिखा रहे थे वो आंकड़े ही इसको कहते हैं, झूठ गलत बात है। देखिए 2000 आपने कहा विधानसभा चुनाव में आपने क्या देखा, 9 और 1 का अनुपात, 9 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी। किस बात पे मिली थी? फिर उसके बाद आपने लोकसभा में देखा तो जेडीयू के अलग होने के बाद भी 9 सीटों पर, 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती है। तो कहाँ वोटर ने अलग बात की है? वोटर ने तो विकास के नाम पे ही वोट दिया है 2014 में। अभी जो आपने शुरुआत में कहा कि अभी 2014 में, मैं भी एक सवाल करता हूँ कि 2014 में जो 60% युवा है, जिन फैक्टर्स को लेकर के उसने वोट दिया था, आज कोई एक कारण बता दे कि वो उन फैक्टर्स को, उन मापदंडों को क्यों छोड़ देगा और क्यों वो 60s और 70s के मापदंड की तरफ चला जाएगा। मैं नहीं समझता इसको, क्योंकि एक बात आप और ध्यान रख लें, ये जो देखिए 18 से 40 साल तक की उम्र के इस पूरे देश में 65% लोग हैं, यूथ जिसको कहते हैं। अगर 18 से 45 का आप एक मीन लेंगे तो 28 के आसपास पहुंचता है। 28 साल उम्र का मतलब होता है कि या तो उसने एक बार वोट डाला होगा या 2 बार वोट डाला होगा। एक बार शायद विधानसभा के लिए डाला हो, एक बार लोकसभा के लिए डाला हो, यानी ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे 2 बार वोट डाले हैं। वो ऐसे परिवेश में खड़ा है जहां उसको अपना भविष्य, सबसे पहले उसका है रोजगार। अगर आप एक अच्छा मेला लगा भी देंगे, अगर मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है तो मेला मेरे लिए बेकार है। आप बहुत अच्छी सड़क बना दें, लेकिन अगर उस सड़क पे मैं चल नहीं सकता और उस सड़क पे सड़क पे चल के आप जाएंगे कहाँ? मैं वही कहने जा रहा था, उस सड़क पे चल के मैं आगे कहीं जा नहीं सकता तो सड़क मेरे लिए बेमानी है। बिल्कुल। इसलिए मैं एक सेंटेंस और कहूंगा, देखिए हर मुद्दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुद्दा बिल्कुल नहीं चलेगा, हर मुद्दे चलते हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो धनिया कई बार खरीद लेते हैं या कहते हैं भाई थोड़ी डाल देना। तो हर, देखिए मुद्दे बदलते रहते हैं। डोमिनेंट मुद्दा कौन सा है? अब इस देश में एक बात जानिए, यूथ है, उसके सामने बेरोजगारी का सवाल है, उसके सामने करप्शन का सवाल है, ये प्राइमरी रहेंगे। बाकी छोटी मोटी चीजें आती हैं कि मेरा अपना आदमी है, कास्ट भी थोड़े बहुत फैक्टर करती है, लेकिन जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो यही है, जो 60% फैक्टर जिसको नाते वोट देता है, वो विकास। और आपने
मैंने बिल्कुल, कहा बिल्कुल। आप सारे अपने जिससे आपने अभी बातचीत की आपके संवाददाता ने, उसमें से कोई भी आदमी इन 3 चीजों के अलावा कोई बात नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा। एक बार फिर चलते हैं शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, कुल मिलाकर हमने मतदाताओं की बात सुनी और रामकृपाल जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन अगर गया की बात करें तो नक्सलवाद से प्रभावित इलाका रहा है, वहां पर जातीय हिंसा की भी चीज होती रही है। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो कैसे वहां पर कानून व्यवस्था के हिसाब से क्या स्थिति आप देखते हैं वहां की? जी देखिए, जहाँ तक चुनावी इंतजाम का सवाल है, हम जानते हैं कि दूसरे चरण में उस इलाके को रखा गया है और पहले और दूसरे चरण में जो तमाम नक्सल प्रभावित सीटें हैं उन पर चुनाव करा लिए जाएंगे। अतिरिक्त जो पार्लियामेंट्री फोर्स है उनकी तैनाती की बात कही गई है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से तो पुख्ता लगती है तैयारियाँ, लेकिन कानून व्यवस्था अगर देखें ज़मीनी स्तर पर तो जैसे ही ग्रामीण इलाकों में जाएं वहाँ पर अभी भी यह साफ लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। हमने इमामगंज का दौरा किया और गया के और ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, वहाँ पर जाकर 2 तरह से बातें सामने आती हैं। कुछ लोग हैं उनको ये लगता है कि अफसरशाही बेलगाम रही है, उनके काम नहीं होते रहे हैं, लिहाजा वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। और अगर आप और ग्रामीण इलाकों में जाएं तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को ये लगता है कि कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। तो इस तरह से देखें तो विकास के इतर ये मुद्दे भी बहुत अहम तौर पर उभर कर सामने आते हैं। खासतौर पर जब मैं इमामगंज के आसपास से गुजर रहा था तो वहाँ पर इस बात को लेकर काफ़ी बातें हुई कि अभी कानून व्यवस्था की हालत उतनी नहीं सुधरी है जितनी सुधरनी चाहिए। टाउन जो इलाका है, खासतौर पर जब गया टाउन की बात करें, जो है बोध गया की बात करें, वहाँ पर जरूर जो है व्यवस्था सही है, लेकिन जैसे ही ग्रामीण इलाकों में जाएं वहाँ पर कानून व्यवस्था एक चिंता का विषय अभी भी बनी हुई है। अशोक जी बिल्कुल। और आप सामाजिक स्थिति क्या है उसके आंकड़े आप देख रहे थे, उसके नजर डाल रहे थे। गया में जो अगर साक्षरता की बात करें, करीब 63% जो लोग हैं वो साक्षर हैं, जबकि बिहार में 61%, यानी गया की अगर बात करें पूरे बिहार के आंकड़ों की तुलना में तो गया जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा साक्षर दिखाई देता है। अगर उस अनुमान से देखें तो गया में लोग नौकरी चाहते हैं, लोग चाहते हैं रोजगार, ताकि कम से कम विकास हो। ये तमाम मुद्दे हैं और हम कुछ ही देर में हमारे संवाददाता अजय विक्रम के पास भी चलेंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और वो गोपालगंज में है। और बात गोपालगंज की करते हैं क्योंकि गया की हमने अब तक बात की, और गोपालगंज की अगर की बात करें तो वो गोपालगंज की जो ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत के लिए गोपालगंज जाना जाता है, और ये जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। डालते हैं इस जिले के पूरे इतिहास पर एक नजर डालते हैं। गंडक नदी के किनारे बसा बिहार का गोपालगंज जिला बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर बसा है। वैदिक स्रोतों के अनुसार आर्यों की विदेश शाखा ने सरस्वती नदी के किनारे से पूरब में गंडक की ओर बढ़ना शुरू किया। इसके बाद गंडक के पास उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, जो विदेह कहलाया। महाजनपद काल में यह राज्य कौशल गणराज्य का अंग था। इसके पश्चात यह शक्तिशाली मगध के मौर्य, कर्ण और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। शौर्य के व्यापार के चलते सबसे पहले डचों का यहाँ आगमन हुआ, लेकिन बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में अंग्रेजों का यहाँ कब्जा रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गोपालगंज की भूमि आजादी की मांग के नारों से गूंजती रही। 2 अक्टूबर 1972 को गोपालगंज सारण से अलग स्वतंत्र जिला बना। गोपालगंज जिला एक समतल एवं उपजाऊ भू क्षेत्र है। गंडक नदी से निकलने वाली नहरें इस इलाके में सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। चावल, गेहूं, ईख और मूंगफली जिले की प्रमुख फसलें हैं। गोपालगंज में कृषि आधारित उद्योग विकसित हुए हैं, जिसमें चीनी मिल तथा दाल मिल के अलावा कुटीर उद्योग प्रमुख हैं। गोपालगंज, सिद्धवलिया, सासामऊ और हथुआ प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। राजनीतिक रूप से जागरूक रहा गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का गृह जिला है। जिले के फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद का जन्म हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी इसी जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले पर आपातकाल के बाद हुए चुनाव में समाजवादियों का कब्जा हो गया। 2014 में पहली बार गोपालगंज लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये रिपोर्ट थी, और आंकड़े अगर गोपालगंज के उठाएं तो वो क्या तस्वीर हमें दिखाते हैं, क्या बयां करते हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। कुल मिलाकर आबादी देखें तो 25,62,000 की आबादी है गोपालगंज जिले की, जिसमें शहरी आबादी मात्र 6.3
93.35 और ग्रामीण आबादी 93.65%। ये वहां की है। कुल मतदाताओं की बात करें तो 16,51,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 8,60,000 और महिलाओं की तादाद जो है 7,91,000 है। ये वहां का पुरुष और महिला वोटर्स की अगर हम बात करें। कुल मिलाकर 6 सीटें हैं गोपालगंज में। बैकुंठपुरा बरौली जो सीट है, गोपालगंज 6 में से एक सीट है। कुचायकोट ये भी एक सीट है गोपालगंज जिले की। भोरे जो कि SC सुरक्षित सीट है। हथुआ ये भी एक विधानसभा सीट है गोपालगंज की। ये जो सीटें हैं, ये 6 सीटें हैं कुल मिलाकर गोपालगंज में। अगर 2010 में देखें तो 3-3 सीटें गठबंधन ने पूरी तरह से साफ कर दिया था। भाजपा और JDU के गठबंधन ने सुपड़ा साफ। 6 लालू यादव का इलाका है, लेकिन 6 की 6 सीटें। और 2014 में 6 की 6 सीटें भाजपा के 2014 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 6 की 6 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई थी। तो बड़ी दिलचस्प कहानी एक बार फिर यहाँ की है। अगर हम बात करते हैं गोपालगंज की, सीधे चलते हैं अजय विक्रम के पास। अजय विक्रम, बड़ा दिलचस्प है अगर गोपालगंज के आंकड़े देखते हैं। मुलायम सिंह का, लालू यादव का एक तरह से कह सकते हैं गृह जिला है, लेकिन भाजपा वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। और उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी दिलचस्प बात वहां पर गोपालगंज के बारे में जानना चाहता हूं। क्या वहां पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, लालू यादव का गृह जिला है, क्या वहां इस तरह की बातें भी हो रही हैं? जिस तरह जब से समाजवादी पार्टी ने किनारा किया है, क्या वहां पर इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि भाई समधियाने में नहीं बनी तो फिर कैसे चलेगा बात? नहीं अशोक, अगर हम गोपालगंज की बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो भी राजनीतिक दुश्मनी और दोस्ती का जो सवाल है, यहाँ के लोगों के लिए वो उतना महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है उनके लिए यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो उनके लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। अशोक, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या गंडक नदी के किनारे बसा होने की वजह से इसका एक सिरा जो है सूखे से प्रभावित है और एक सिरा बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पर जलमग्न होने की समस्या हमेशा रहती है। खेत के खेत डूब जाते हैं जब बाढ़ का समय आता है, और एक ऐसा इलाका है जो पानी के बिना प्यासा ही रह जाता है। एक विचित्र सी स्थिति है कि इतनी बड़ी नदी के किनारे ये इलाका है। इसके साथ ही साथ यहाँ की समस्या अगर आप समझे तो यहाँ की जो चीनी मिल्स हैं, चीनी मिल्स लगभग बंदी के कगार पर हैं। किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर तमाम सरकारी सहायता के बावजूद चीनी मिल्स किसानों को जो है अपना जो ड्यू है वो नहीं दे रही हैं। किसान अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अशोक मैं बताऊं कि अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो लड़कियां यहाँ पर लड़कों से ज्यादा हैं। उसके बावजूद यहाँ पर लड़कियों की जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो महज 24% है। इस लिहाज से भी यहाँ का जो इलाका है काफ़ी महत्व यहाँ के लोगों के बीच में ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है कि बच्चियों के पढ़ने के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण नहीं है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, इसलिए बच्चियाँ आगे की पढ़ाई नहीं जारी रख पाती हैं। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था की यहाँ के हम बात करें तो MOI समीकरण का ये गढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ के लोग 2010 के बाद 2005 के बाद जो है स्थितियां बदली, लोगों ने एक बदलाव देखा। फिर एक कहीं इससे दोबारा से जंगल राज की स्थिति ना आ जाए, इसका भी एक लोगों के मन में भय रहता है। लेकिन इसके साथ ही अशोक ये भी स्थिति है, अगर हम बात करें गोपालगंज से बाहर निकले गाँव में जाए तो जो ये समीकरण है, इस समीकरण पर अभी भी लोगों में चर्चा है। जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी तब ये देखना होगा कि क्या वाकई इस गठबंधन की स्थिति क्या होगी और NDA की स्थिति क्या होगी। जी अशोक, जाहिर तौर पर प्रत्याशियों का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन गोपालगंज की जनता जो है वो अपने जिले के लिए क्या चाहती है, उसके मुद्दे क्या हैं, ये हम सुन लेते हैं। हम लोग खेती कर रहे हैं, खेती देते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई साधन हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोगों का खेती बर्बाद हो गया। एक ठो रह गई ऊँख की फसल, हम लोग गिरा दिए मिल में, आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। हमारे 2-3 जिलों में मतलब शिक्षा का मतलब जो स्तर है पहले से काफ़ी ख़राब हुआ है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो मॉडलाइज होती हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं मिलता है जिस मॉडलाइज से हॉस्पिटल बनती है। दूसरी चीज़ की बड़ी सड़कों के किनारे नाला बन जाता है, गांव के गली गलियों में नाला की सुविधा नहीं है, एक दूसरे की पानी दरवाजे पे जाती है। तीसरी चीज़ कि बिजली अप टू डेट हो गया बट बिजली टाइम से आता नहीं है। सुखाड़ बा, पानी कोनो सुविधा नहीं है। हमने कहता सिंचाई दिक्कत बा, वही सिंचाई मांगल जाता। किसान को सबसे आवश्यक जरूरी होती है उसकी सिंचाई के लिए सुविधा, ताकि हमारे खेतों में बिजली पहुंचे, पानी टाइम से मिले। चीनी मिल
बंद के बंद पड़ी है और जो चालू है वो बंद होने के कगार पर है। एक तरफ बाढ़ से यहाँ के जनता कराती है तो दूसरी तरफ सुखाड़ से भी कराती है, और यहाँ के लोगों के पास अपना कोई रोजगार भी नहीं है। गोपालगंज की जो स्थिति है कि नाला का जो भी निर्माण हुआ, कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ, वह नाला का सुचारू रूप से एक लेवल से नहीं हुआ है, और जिसके चलते नाला हमेशा जाम हो जाता है। कि यहाँ जो गंडक नदी है हर वर्ष कटाव होता है। कटाव निरोधी कार्य में यहाँ के स्थानीय नेतृत्व और सरकार बिल्कुल फेलुअर है। यहाँ पे कई हत्या हुआ, कई लूट हुआ, अपहरण हुआ, मर्डर हुआ, अत्याचार बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है। हम लोग 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ बिजली की समस्या, गाना की समस्या, गंडक की समस्या, रोड की समस्या, नाले की समस्या। समस्याएं ही समस्याएं हैं। जनता ऐसे में करे तो करे क्या। रामकृपाल जी, एक तरफ सुखाड़, एक तरफ सूखा, एक तरफ जो है बाढ़ है। लोग, जनता कह रही है कि उनके मुद्दों की सुनवाई नहीं होती। लोग कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी परेशान है। मैं वही कह रहा, देखिए अभी मैं अगर एक देखूं तो गोपालगंज और गया, 2 जिले आपने दिखाए, आंकड़े भी वही हैं। विधानसभा में जितनी सीटें, यानी बीजेपी प्लस जेडीयू जो योग है वो अकेले बीजेपी माइनस जेडीयू भी वही योग आ रहा है। तो एक तो ये है। समस्याएं भी अगर आप देखें तो जो उसमें 2-3 चीजें छूट गई थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, वो यहाँ जुड़ गया है। तो लेकिन ये सब उसी को मिला करके हैं, यानी विकास, सुनियोजित विकास, विकास वो जो जनता को, जनता के फायदे तक पहुँचे। खेती देखिए, कृषि की बात हो रही है कि सिंचाई नहीं है, तो सिंचाई की समस्या है। जो दूसरा आपने कहा कि एक किनारे सूखा, एक किनारे बाढ़, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात आप देख ही रहे हैं, खुद संवाददाता कर। तो ये जो मूलभूत है, फोकस देखिए कुल मिलाकर के अब आज की तारीख में बच्चे का भी, बूढ़े का भी, बूढ़ा बच्चे के लिए चिंतित है कि मेरे बेटे का क्या होगा, क्या भविष्य होगा। तो इसलिए वही सारी चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, यही सब मिला करके रहेंगे। और मुझे लगता है कि यही मुद्दे होंगे, ये मुद्दे सर्वोपर रहेंगे। बाकी सेकेंडरी, जैसे मैंने कहा ना कि आप एक एग्ज़ाम में जाते हैं, 50 सवाल होते हैं, कुछ सवाल आप छोड़ देते हैं, सब करने होते हैं, फिर भी आप टॉप कर जाते हैं, क्योंकि अटेंड करना होता है। तो बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन जो डोमिनेट करेगा वो डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। लेकिन एक बात है, दोनों जगह की जो हमने आंकड़े देखे, बिल्कुल सही बात है, एक जैसे आंकड़े थे करीब करीब। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो इन सीटों पर, इन चाहे हम गया की बात करें, गोपालगंज की बात करें, बीजेपी जेडीयू का लगभग वहां पर अब तक, इसीलिए मैंने कहा ना स्थानीय विधायकों की बात करें, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए दोनों चीजें हैं। विधानसभा में भी नतीजा वही था, एग्जैक्टली फिगर वही है दोनों जगह, और लोकसभा में भी फिगर वही है। तो कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा के बाद जब लोकसभा का आया तो मुद्दा तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ही था ना। मैं वही कह रहा हूँ। और निश्चित तौर पर आप ये भी जान लें कि जो विधानसभा का भी चुनाव हुआ था तब भी मुद्दा यही था, गुड गवर्नेंस, स्वच्छ प्रशासन, कानून व्यवस्था। याद कीजिए, नीतीश और बीजेपी जब मिलकर लड़े थे तब भी मुद्दे यही थे कि एक अच्छा शासन देंगे। तो नीतीश ने जो जो बातें कही थी, मैं कहना नहीं चाहता उस समय, लेकिन तब भी यही मुद्दे थे प्रमुख। और मेरा भी यही कहना है कि जो पिछली विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी और एक गठबंधन आया था, वो मुद्दा सुशासन, विकास, बिहार को एक नया बिहार बनाना यही था। बिल्कुल, लोकसभा में भी यही मुद्दा था। और हारे कोई, जीते कोई, मैं नहीं कह सकता इसमें। इस बार भी मुद्दा वही रहेगा। लेकिन अजय, मुद्दा वही है, पर एक बड़ी बात यह है कि अगर हम कुल मिला के सुशासन की अगर बात है, डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी चुनाव में लोग कहते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की अगर बात करो तो क्या लगता है, वो सरकार के खिलाफ या फिर स्थानीय विधायकों के खिलाफ? क्योंकि ये एक बड़ी बात भाजपा के हिसाब से देखें तो, कि विधायक अगर देखें तो ज़्यादातर इलाकों में हमने देखा कि भाजपा के विधायक है, सिटिंग अगर एमएलए की बात करें, और वैसे अगर देखें तो सरकार जो है वो नीतीश बाबू की है।
हाँ जी बिल्कुल अशोक, एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव का एक पक्ष होता है। इस चुनाव में भी वो उसकी भूमिका कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ज़रूर रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की, अगर हमको बात करना होगा, नहीं तो न्याय नहीं होगा किसी पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं उनका जो मतदाताओं का जो मूड है वो शीर्ष नेतृत्व को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने विधायक का लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गांव में जाएं या उन जगहों पर जाएं जहां पर जेडीयू और आरजेडी के विधायक रहे हैं, वहां पर वो अपने विधायकों का स्पष्ट तौर पर सिर्फ विधायक का लेखा जोखा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का उसके साथ जोड़कर लेखा जोखा कर रहे हैं। बहुत ही जटिल सी स्थिति है, इसको कुछ शब्दों में नहीं समझा जा सकता। इसके साथ ही अशोक, जैसा कि अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। मैं वो कहना भी चाह रहा था कि डेवलपमेंट का जो मॉडल यहाँ बिहार में डेवलप हुआ है वो आप रोड पे देख सकते हैं, सड़कों पे देख सकते हैं। चमचमाती सड़कें बनाई गई हैं, वो दिखती भी हैं, लेकिन उन सड़कों का प्रयोग करेगा कौन? अभी भी गोपालगंज की अगर हम बात करें तो अभी कल ही मैं एक गांव में गया था, वहां पर एक महिला सिर्फ इसलिए मर गई कि उसको सांप ने काट लिया था और उसके साथ ही साथ उसकी बच्ची भी उसके साथ मर गई, क्योंकि उसकी बच्ची उसका दूध पी रही थी। अभी भी हम उस बिहार में रह रहे हैं जहां पर सर्पदंश से लोग मर रहे हैं। बगल में पीएससी होने के बावजूद वहां पर इंजेक्शन नहीं था वो उसके इलाज के लिए। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट है। एक दिखाने का डेवलपमेंट होता है, एक जो बुनियादी डेवलपमेंट होता है। कम से कम गाँवों में बुनियादी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। जी अशोक, बहुत दिलचस्प और बहुत आपने एक ऐसी कहानी सुनाई जो दिल को छूने वाली है कि सवाल है आप सड़कें तो बना दे, लेकिन अगर उन सड़कों पर चलकर कोई युवा जो है नौकरी करने के लिए नहीं जा पाए या उन सड़कों पर चल के कोई महिला अपना इलाज कराने नहीं जा पाए, तो जाहिर तौर पर लोग सड़कों में नहीं चलेंगे, लोग ट्रेन में चढ़ेंगे और बिहार से बाहर निकल जाएंगे, पलायन करेंगे। वो अपने बेहतर भविष्य के लिए पलायन करेंगे और ये रुकना चाहिए, ये बदलना चाहिए, तभी बिहार की असली तस्वीर बदलेगी। रामकृपाल जी, बहुत दिल को छूने वाली कहानी जैसे और एक करीब करीब बिहार में इस तरह की हम चीज देख रहे हैं। अस्पताल हैं तो वहां पर जो है दवाई नहीं है, स्कूल हैं, अगर बिल्डिंग है स्कूल की तो वहां पे शिक्षक नहीं है और नहीं तो कहीं बिल्डिंग ही नहीं है। आपके संवाददाता ने बहुत अच्छी बात कही। विकास अगर अंतिम व्यक्ति को समृद्ध नहीं बनाता है, उसको एम्पावर नहीं करता है, उसकी पॉकेट में उसके पेट और उसकी पॉकेट में कुछ डालता नहीं है, तो वो विकास किसी काम का नहीं। वो एक ट्रॉफी की तरह है जिसे आप देख करके खुश हो सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सरकारें कई बार ये कहती हैं कि बड़ा डेवलपमेंट हुआ, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। विकास महसूस करने की चीज़ है, कम्युनिकेशन की चीज़ नहीं है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में किसी से बदलाव आएगा, ईश्वर तो कम्युनिकेट नहीं करता आदमी से ना, लेकिन अगर कहीं कुछ भला होता है तो लोग कहते हैं भगवान की कृपा रही। तो बदलाव जमीन पर महसूस किया जाना चाहिए। तो आपके संवाददाता ने जो कहा कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसमें आप परचेजिंग पावर बढ़े आदमी की, मेरे पास खरीदने की शक्ति हो। अस्पताल आप खोल देंगे, अगर मेरे पास दवा खरीदने का पैसा नहीं है तो अस्पताल मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अस्पताल तक पहुंचने की भाई कोशिश कीजिए कि आम आदमी हॉस्पिटल जा करके आपकी वो सुविधाएं ले सके। मुझे लगता है, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता हूं, कि ग्रामीण विकास डाउन लेवल पर ये अभी भी इस तरह का कोई डेवलपमेंट कोशिश हो रही होगी, लेकिन वो रियली वो पहुंचा नहीं है। और यही एक बड़ा मुद्दा जो है चुनाव में लगता है कि क्योंकि जैसा रामकृपाल जी ने कहा, जब तक जो विकास है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक जो है वो विकास सिर्फ सड़कों पे ही शायद दिखाई देता है, लेकिन लोगों की जिंदगी में नहीं दिखाई देता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाता। गोपालगंज से अजय विक्रम हमारे साथ जुड़े थे और साथ साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े थे गया से। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया। रामकृपाल जी, आप भी आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बड़ी खबर जिसका हमें इंतजार था अभी आई नहीं, राजेश की तरफ से वो बड़ी खबर आएगी और हम आपको बता दें कि जैसे ही वो बड़ी खबर आएगी डीडी न्यूज़ पर हम तुरंत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाएंगे, क्योंकि वो बड़ा ऐलान होने वाला है एनडीए में सीट बंटवारे का, जिसका हमें आज बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बिहार के चुनाव जो महासंग्राम है उसके लिए एक बड़ी खबर ये साबित होगी। बहरहाल फिलहाल जिला बिहार में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त पर। 2 जिलों की नई कहानी लेकर हम आपके पास आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।